अच्छा, एक चीज और, जैसे कई बार स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि तैयारी प्रिपरेशन वो कर रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम में जैसे एग्जाम पास में आता है उनको ऐसा लगने लगता है कि जैसे इस बार हमारा नहीं हो पाएगा या हमारी प्रिपरेशन ऐसी नहीं है। तो ऐसा आपके साथ भी हुआ? ऐसा लगता था, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को समझने वाली बात है कि हमेशा ये सोच के चलना है कि ये मेरा आखिरी हो, इस बार हमें अच्छे ऐसे मेहनत करना है कि ये नहीं सोचना है कि अगली बार हम देंगे या फिर इस बार नहीं हो पाएगा हमारा, छोड़ो ये पढ़ाई छोड़ते हैं और अगली बार देंगे। आपको उसके बदले ये सोचना है कि इस बार हमें निकालना ही निकालना है। आपको पढ़ाई और इंटेंस कर देनी है, आपको पढ़ाई बढ़ा देनी है। एग्जाम आते आते मॉक टेस्ट बढ़ा देने हैं, रिवीजन बढ़ा देना है आपको, और मोटिवेट करके आपको डिसिप्लिन रख के पढ़ाई बढ़ा देनी है। हाँ, डर लगता है ऐसा कि शायद ये नहीं होगा, ऐसी चीजें आती है नर्वसनेस सब में आती है, लेकिन वो छोड़ना नहीं है आपको। ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ दिए कर दिए कि इस बार नहीं होगा अब अगले बार से तैयारी करेंगे, ये कभी नहीं करना है। नहीं तो ये चीजें हर बार आपको आती रहेंगी। आप हो सकता है अगले एग्जाम में जाएंगे उसमें भी आपको ऐसा लगे कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, फिर उसको भी छोड़े। तो ये चीजें सही नहीं है। आप डिसिप्लिन से पढ़ाई करते रहिए, मॉक लगाइए, एग्जाम जब आप पास आए तो आप मॉक रिवीजन पे ज्यादा भरोसा करिए। नई चीजें थोड़ा सा आप पढ़ने से अवॉइड करिए। अगर आपको 20 दिन 25 दिन से एग्जाम है तो नई चीजें छोड़िए, जहां आप जो पहले पढ़े हैं वो रिवाइज करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, जो गलतियां आ रही उन्हें सुधारिए और दृढ़ता के साथ बने रहिए। खुद पे भरोसा रखिए कि हाँ हो जाएगा। ये सर कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। ये बातें बिल्कुल सही साबित होती हैं जब मैं विचार करता हूं हमारे संस्थान के छात्र आशुतोष कुमार सिंह के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले के एक छोटे से कस्बे से संबंध रखते हैं और किसान परिवार से आने के बावजूद और बहुत ही एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद भी इन्होंने एसएससी सीजीएसएल का एग्जाम 2 बार और एसएससी सीजीएल के एग्जाम को भी 2 बार क्वालिफाई किया है। अभी हाल में ये डिविजनल अकाउंटेंट के पद पे चयनित हुए हैं लास्ट में। चलिए आगे की कहानी हम सुनते हैं आशुतोष सिंह से। आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे संस्थान में। ये हमारी तरफ से आपके लिए। आशुतोष, जैसे आप, मैं सबसे पहले जानूंगा कि 2 बार सीजीएल और 2 बार सीजीएल निकालने के बाद जो एक खुशी होती है कैसा आपको फील हो रहा है आपके साथ? सर एक संतुष्टि वाली भाव है कि अंततः जो हमने मेहनत किया, जो संघर्ष काटे एक साथ टीचरों के साथ गाइडेंस में अच्छे वो अंततः सफल हुआ और सभी की उम्मीदों पर हम खड़े उतरे। मम्मी पापा आपके भाई के सभी की उम्मीदों पर खड़े उतरना भी अच्छी बात है, संतुष्टि का भाव है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे जब आपका पहला रिजल्ट आया होगा, क्या प्रतिक्रिया थी आपकी? सर तब मैं बाहर था, मेरे भाई साहब जो एक्साइज इंस्पेक्टर हैं उन्हीं ने हमें फोन करके बताया कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो एक मन में खुशी का भाव आया और संतुष्टि का भी कि हाँ अच्छी बात है। तो अच्छा लगा जानकर कि हाँ अंततः सफल हुए और पढ़ाई का सपना जो अंततः पूरा। यदि आपसे बहुत सारी बातें करनी, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो कि इस इंटरव्यू को और इस चर्चा को हमारी देख रहे होंगे, और जैसा कि आप एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, तो इस आधार पे शुरू से हम लोग स्टार्ट करते हैं, एकदम शुरुआती दौर से चलते हैं। तो आप जरा अपने एक बैकग्राउंड के बारे में हल्का सा हमें बताइए कि हाई स्कूल, इंटर, ये सारी चीजें, फिर आगे बात करेंगे। हाई स्कूल तो सर मैं हाई स्कूल की पढ़ाई मैंने अपने गांव के एक छोटे से स्कूल से की है। वहाँ 10वीं करने के बाद जिसमें मेरे मुश्किल से 63% के आसपास नंबर आए थे, वहाँ के बाद अपने टाउन के एक स्कूल से मैंने इंटर किया। इंटर के बाद इंटर में कितने परसेंटेज थे आपके? 67% थे सर। इंग्लिश में कितने मार्क्स थे इंटर में? इंग्लिश में मेरे 60 से भी कम नंबर थे। अच्छा। हाँ, इंग्लिश वहाँ पढ़ाई भी अच्छी नहीं होती गांव में, और मेरा बैकग्राउंड भी पहले से इंग्लिश का नहीं था, यूपी बोर्ड है मेरा, तो इंग्लिश में ठीक नहीं थी शुरू से ही। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग देख रहे हैं वो इस चीज को समझे कि अगर आपके इंग्लिश से मार्क्स कम भी आए हैं हाई स्कूल या इंटर में और आपका मीडियम हिंदी मीडियम भी रहा है, तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आशुतोष की तरह आप भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार निकाल सकते हैं। अच्छा, तो फिर उसके बाद जो इंटर आपने गाँव से किया, वहाँ के बाद सर हम लोग इलाहाबाद आ गए। मैं अपने भाई के साथ यहाँ इलाहाबाद आया और यहीं से मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से मैंने बीए किया, क्योंकि मेरा शुरू से ही लक्ष्य था कि मुझे यूपीएससी करना है। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई यहाँ से की। तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद मैं तैयारी में कुछ दिन लगा यूपीएससी की, लेकिन अंततः फाइनेंशियल कंडीशन ठीक न होने के कारण हमें थोड़ा घर जाना पड़ा और उतने पैसे नहीं थे कि अभी पढ़ाई हम आगे बढ़ा पाए, तो कुछ दिन के लिए पढ़ाई में रुक गई। तो ये आर्थिक स्थिति, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति
नहीं ठीक होगी, उनके लिए क्या संदेश है आपको? उनके लिए संदेश है कि आप कोई ना कोई अल्टरनेट रास्ता निकालिए, या तो आप घर से पढ़ाई करिए, या फिर आप यहाँ पर रख के स्टूडेंट को कोचिंग पढ़ाकर या फिर और ऐसे कुछ काम करके आपको पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो आप छोड़ दे, क्विट कर दे। ये कभी भी मेरे मन में नहीं आया था। ये था कि हाँ, हमें अंततः करना ही है। अगर मंजिल के लिए हम भूखे हैं तो हमें मेहनत खुद करनी ही पड़ती है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही है कि मतलब कोई आपका आर्थिक बैकग्राउंड या हाँ, आर्थिक बैकग्राउंड आपके लक्ष्य में बाधा नहीं हो सकता है। हाँ, उससे थोड़ी सी आपको परेशानी बढ़ सकती है, आसानी हो सकती है, लेकिन आप अगर मेहनती हैं तो आपको अंततः आपकी मंजिल मिलेगी। फाइनेंशियल कंडीशन से उतना लेना देना नहीं है। आप उसके लिए अल्टरनेट रास्ता खोजिए, जैसे कि आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, और भी सारी चीजें हैं। अच्छा, आपने क्या क्या सोचा अल्टरनेट से? आप तरह अल्टरनेट सर, जैसे कि तब कुछ इस दिशा में प्रयास जैसे कि हम और हमारे भाई साहब दोनों लोग इलाहाबाद रहते थे, तो फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो थी कि कोई एक ही रह सकता था, और मेरे भाई साहब पढ़ने में थोड़ा ठीक थे और मैं तो सब पीछे था उनसे। तो हम दोनों ने खुद से विचार करके वो इलाहाबाद में कुछ दिन रह गए। वो भी यहाँ कोचिंग पढ़ा कर ही पढ़ते थे, वो आप ही के स्टूडेंट रहे हैं इसमें। मैं बताना चाहूंगा कि इनके बड़े भाई आनंद कुमार सिंह, जो कि एसएससी सीजीएल के द्वारा एक्साइज एंड कस्टम के पद पे, इंस्पेक्टर के पद पे चयनित हुए थे, और वर्तमान में ज्येष्ठ इंस्पेक्टर के पद पे कार्य कर रहे हैं। तो वो यहाँ रहकर कुछ दिन पढ़ाई अपनी किए, मेहनत खुद से किए, कोचिंग पढ़ाकर आपके यहाँ पढ़ने आते थे, और भी जब पढ़ने आते थे खुद से वो प्रयास किए। उनका जब चयन हो गया तब तक मैं घर पर रहकर पढ़ रहा था। जब चयन हो गया उनका, चीजें अच्छी हो गई, इससे हमने पढ़ाई शुरू कर दी। तो कैसे आपने एसएससी की तैयारी के बारे में सोचा, या क्या प्लान था आपका? शुरू से ही आपका मन था कि एसएससी की तैयारी करें, या कुछ और तैयारी कर रहे थे इसके साथ? इस सर, शुरू से मेरा एसएससी का प्लान नहीं था। सब शुरू से मेरा यूपीएससी का प्लान रहा है, इसीलिए मैंने ग्रेजुएशन में बीए चूज किया, और मेरी पढ़ाई भी उसी के हिसाब से शुरू से ही रही है। लेकिन वही तरह आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो बीए को दिन छोड़ना पड़ा। तो हमारे भाई साहब जो एक्साइज इंस्पेक्टर है, वही हमें कहे कि तब तक विशाल सर के यहाँ जाइए, आप इंग्लिश पढ़िए, क्योंकि मैं यूपीएससी में सर हिंदी बैकग्राउंड छोड़ के इंग्लिश बैकग्राउंड में आना चाहता था, शिफ्ट होना चाहता कि मैं इंग्लिश में ही सारी चीजें यूपीएससी की तैयारी करूँ। तो इंग्लिश ठीक नहीं थी हमारी, तो कहे कि आप इंग्लिश अच्छा पढ़ाते हैं, तो हम सोचे कि यहीं आकर हम तब तक इंग्लिश की तैयारी कर लेंगे। तभी मन नहीं था कि एसएससी करना है, बस ये था कि इंग्लिश सीखना है, इसलिए हम आना चाहते थे। और इंग्लिश का भय भी था, हाँ, और इंग्लिश का भय भी था शुरू से ही, हम चाहते थे वो भय भी खत्म हो जाए। तब हम आके इंग्लिश तैयारी शुरू की। धीरे धीरे हमें लगा कि हाँ, एसएससी का पेपर उतना कठिन नहीं है जितना इसका भौकाल है, या फिर जितना लोग कहते हैं। एक बार अच्छे से मेहनत कर ली जाए तो हो सकता है। आपके गाइडेंस से, और कुछ यहाँ के सीनियर थे हमारे भाई साहब, वो भी सिलेक्ट, और कुछ सीनियर जैसे बाल आशुतोष, दीपांकर यादव, ऐसे कुछ सीनियर थे जिन्होंने हमें गाइडेंस दिया, और हम आगे निकल गए एसएससी की तैयारी। तो जैसे अब जो लोग देख रहे हैं, तो उनको ये जरूर उत्सुकता होगी कि भाई लगातार आपने बैक टू बैक एसएससी के एग्जाम को 4 बार क्रैक किया है, तो कुछ आपकी स्ट्रेटजी या पढ़ने का तरीका ऐसा रहा होगा कि आप एग्जाम को समझ पाए, और फिर आपने लगातार सफलता अर्जित की। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पहले तो ये बताइए कि आपका किन किन पदों पे सिलेक्शन हुआ है, थोड़ा डिटेल में आप बताइए। एसएससी सीएचएसएल 2020 में मेरा पहला चयन हुआ, एलडीसी इन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जिसका ऑफिस मुझे लखनऊ मिला है, लखनऊ जोन मिला है, तो लखनऊ ऑफिस है। दूसरा चयन हुआ मेरा एसएससी सीजीएल 2021 में सीजीए अकाउंटेंट के पद पर, उसकी अभी ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रही है। तीसरा चयन हुआ मेरा एसएससी सीजीएल 2022 में डिविजनल अकाउंटेंट के पद पे, उसमें मेरे 330 मार्क्स थे 390 में, तो डिविजनल अकाउंटेंट हमने उसमें लिया। फिर अगला चयन हुआ मेरा एसएससी सीएचएसएल 2021 में, उसमें भी हमें एलडीसी मिला था। उसमें रैंक हमारी है 146, और हमें मिला था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और एक और एग्जाम पहले भी हम निकाल चुके थे, आईबीएससीआईओ 2020। अच्छा, एक चीज मैं रुकना चाहूंगा कि इसे आपका सीएचएसएल में भी काफी अच्छी रैंक रही, 146 रैंक रही, वो माने रखती है, और सीजीएल 2022 में भी आपकी रैंक काफी अच्छी थी, और आपने बताया कि आपके मार्क्स भी काफी अच्छे थे। तो जो 330 मार्क्स थे, इस मार्क्स पे तो आपको और अच्छे पोस्ट जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, या ईडी डिपार्टमेंट हो गया, या जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, ये सारे पद भी आपको मिल सकते थे। तो आपने उन पदों को वरीयता देने की बजाय डिविजनल अकाउंटेंट को क्यों वरीयता दी? जैसे सर हमने पहले बताया कि शुरू से ही हमारा गोल यूपीएससी का ही रहा है, अभी भी वो बदला नहीं है। अभी भी हम चाहते हैं कि आगे पढ़ाई कर हम यूपीएससी का एग्जाम दें, और उसके लिए हमें लगता है कि सबसे सुटेबल पद डिविजनल अकाउंटेंट है।
क्योंकि इसमें बहुत समय मिल जाता है ज्वाइनिंग के बाद भी। तो डे 1 से हमारा था कि अगर हमें सीजीएल का एग्जाम हमसे निकलता है तो हम डिवीजनल अकाउंटेंट का ही पद लेंगे। मतलब आगे की जो तैयारी आपकी है उसके लिए यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए आपने इस पद का चयन किया ताकि आपका सिलेक्शन का एक टैग भी लग जाए और आपकी तैयारी बाधित ना हो। हाँ सर, ये पहले प्लान बी है। तो अच्छा अब डिटेल में आते हैं तैयारी के बारे में। जैसे आपने जो तैयारी की तो एक एक चीज लेते हैं कि आप इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस 4 पार्ट में है एसएससी के, तो एक एक हम लोग डिस्कस करेंगे और जो हमारे साथी इंटरव्यू देख रहे हैं वो भी समझ पाएंगे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि इसकी थोड़ा आप डिटेल में बताइएगा। जैसे इंग्लिश के लिए आपने क्या रणनीति अपनाई, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि शुरू में आपकी इंग्लिश कैसी थी हाई स्कूल इंटर? हाई स्कूल और इंटर में सर मेरी इंग्लिश ठीक नहीं थी। हाई स्कूल में मेरे इंग्लिश में 60 से भी कम नंबर थे, वही हाल इंटर में भी था, उसमें मेरे 60 से कम मार्क्स थे। फिर मैं यहाँ ग्रेजुएशन में आया तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर लिया था सर। तो मैं वहाँ जाता था पढ़ने, तो प्रोफेसर थे वो सब मतलब कि अच्छे बैकग्राउंड के लड़के आते थे, तो इंग्लिश में ही पढ़ाते थे चीजों को और इंग्लिश में ही समझाते थे। और हम लोग हिंदी बैकग्राउंड के थे तो हमें समझ में नहीं आता था। किसी तरह से बीए के 2 साल हमने निकाल लिए, उसमें मेरे इंग्लिश में ठीक मार्क नहीं थे, 50 में 20 22 ऐसे नंबर आते थे। तो इंग्लिश सुधर नहीं पाई थी सर। और ट्रेडिशनल तरीके से जैसे इंग्लिश पढ़ाया जाता था उस तरह से हमें समझ भी ज्यादा नहीं आता था, तो इंग्लिश हमारी खराब थी। तो क्या किया आपने, मतलब कैसे सुधारा आपने, कैसे इस लेवल पे लाए कि आप सर हम हार नहीं मानते थे कि हमें ये था कि इंग्लिश ठीक करना है। फिर हम आपके यहाँ जब शुरू किए पढ़ना तब वहां से मेरी धीरे धीरे इंग्लिश ठीक हुई। वो कैब हमने अलग से तैयार किया, ग्रामर अलग से तैयार किया और रीडिंग पोर्शन भी अलग से तैयार किया। और यही 3 चीजें हैं जो एसएससी में ज्यादा मायने रखती हैं। उस हिसाब से हमने तैयारी की और आगे निकले। अगर डिटेल में बात की जाए तो वो कैब जैसे कि दूसरे लड़के पहले अभी भी ऐसे याद करते हैं कि सिनानी में दे दिया गया है, उससे रिलेटेड 4-5 सिनानी वो रट लेते हैं। ऐसे बुक में भी दिया है कि एक सिनानी आप दिए, उससे रिलेटेड 5 सिनानी दे दिए, 6 सिनानी उसको रट लीजिए। तो ये रट्टू वाली विद्या सर हमें आती नहीं थी। हम भी कोशिश की शुरू में कि हो सकता है हमें याद कर लें, हमसे याद ही नहीं होता था। सब हम आपके यहाँ आए, आपसे पूछे वो कैब किस तरह से पा रहे हैं और सीनियर से, तो आपने सजेस्ट किया कि हमें वो कैब एक एक को पर्सनली याद करना है। आप न्यूज़पेपर पढ़िए या लास्ट ईयर का पढ़िए, कहीं से पढ़िए, आपको एक एक वो कैब को पर्सनली याद करना है, उसके उदाहरण सहित याद करना है, उसका कंटेक्स्ट समझना है कि किस तरह से आखिरी वर्ड का यूज कैसे होगा। उस तरह से हमने सर हर एक वोकैब को लास्ट ईयर वाला पढ़ा, उसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी में देख कर आपके कुछ नोट थे वोकैब के डे वाइज जब पढ़ाते थे, डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे करके 50 के आसपास आपके नोट्स थे, उसमें वोकैब थे, उसमें डिटेल में समझाया गया था। यही सारी चीजें हम पढ़ के और समझ के खुद का अपना नोट्स बनाए वोकैब के लिए, रिवाइज किए। अच्छा, लास्ट के क्वेश्चन जो वोकैब के वो भी किया आपने? हाँ सर, आपकी प्रीवियस ईयर की बुक तब आती थी सिनोनिम टाइम टोटल के सभी चीजों की प्रति थी, नोट्स उसमें शुरू से लेकर अब तक का दिया गया था वोकैब। तो वही सब प्रैक्टिस किए, वो सब याद किए और जैसे धीरे धीरे सुधार हुआ वोकैब में। अच्छा, न्यूज़पेपर रीडिंग का क्या मतलब आप करते थे, क्या उसका इंपॉर्टेंस कुछ करता है इंग्लिश? हाँ सर, न्यूज़पेपर शुरू में तो पढ़ने आता नहीं था। आपके यहाँ तो ग्रामर, आपसे ग्रामर के सारी चीजें समझाए, उस हिसाब से न्यूज़पेपर में सारी जो स्ट्रक्चर होते हैं ग्रामर की वो सब चीजें समझ आने लगी। आप न्यूज़पेपर पढ़ाते थे, उसका तरीका अलग होता है न्यूज़पेपर पढ़ने का। आप अच्छे से अर्थ निकालना समझिए, वो क्या समझिए, उसका ग्रामर कहाँ है, क्या कर रहा है, वो भी समझिए। तो धीरे धीरे पढ़ाए, उसी आधार पर हम लोग न्यूज़पेपर हम लगातार पढ़ते रहे, क्योंकि रीडिंग कम्प्रिहेंशन इसमें ज्यादा रहता है। और उसी का असर था कि इंग्लिश में मेरे रीडिंग कम्प्रिहेंशन में पूरे टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स थे, पैसेज में अच्छे मार्क्स थे, पीपीआरएस में अच्छे मार्क्स थे। तो वहां से हमने धीरे धीरे रीडिंग करते हुए अभी तक भी रीडिंग हम करते हैं। अच्छा। और ग्रामर के लिए? ग्रामर सर आपकी नोट्स ग्रामर की हमें बहुत पसंद आई थी, क्योंकि सर वहाँ वो करे ना, वो रटने वाली बातें नहीं थी। आप समझाते थे कि हाँ इस वर्ब का प्रयोग ऐसे होगा, स्टिल का प्रयोग ऐसे होगा, येट का प्रयोग ऐसे होगा, दोनों में क्या डिफरेंस है, सभी एडवर्ब को आप बढ़िया समझाते, एडजेक्टिव को। इस तरह से समझाने से ना चीजें सर वो कंटेक्स्ट का समझ में आने लगा था। तो ग्रामर हम आपके नोट से रिवाइज किए और वहां से पढ़ के अपना नोट्स बना के उसको हम रिवाइज करके, ग्रामर तो कुछ ही दिन में खत्म हो गया। आप 4 से 6 महीने पढ़ाए थे, उस वक्त ग्रामर खत्म हो गया, तो उसके बाद हमें ग्रामर पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। वही नोट्स हम पढ़ के आपका वो जो सीट्स थी उसको रिवाइज करके हो जाता था। अच्छा, और मैथ के लिए क्या किया आपने? मैथ के लिए क्या स्ट्रेटजी थी? बहुत सारे बच्चों की मैथ में बहुत समस्या रहती है।
मैथ का बैकग्राउंड यद्यपि मेरा कुछ ठीक था पहले से ही, तो मैथ तो ठीक थी, तो उतना प्रयास उसमें करना नहीं पाया। लेकिन एसएससी का मैथ और वो जो एजुकेशनल और एकेडमिक मैथ होती है वो थोड़ा अलग होती है। उसमें आप डिटेल में आप लगाते हैं चीजों को, और यहाँ आपको थोड़ा सा स्पीड लानी पड़ती है। तो उसके लिए हम नए नए ट्रिक सीखे, यूट्यूब से कुछ सीख कर, कुछ टीचर से, कुछ ऐसे कोचिंग से पढ़ के, और नए नए ट्रिक सीखे, शॉर्ट ट्रिक सीखे। और लास्ट ईयर का वहां से प्रैक्टिस किया हमने पूरा। लास्ट ईयर शुरू से अब तक का मैथ के लिए हम लगाए, मॉक टेस्ट दिए, बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट देना पड़ा। और कुछ जो बता रहे हम सर सीनियर थे, दीपांकर यादव, आनंद भैया जो हमारे हैं वो, और ऐसे सीनियर से मिलकर उनसे भी कुछ ट्रिक सीखते थे, शॉर्ट ट्रिक सीखते थे। उनसे पूछते थे कि आखिर स्पीड कैसे लाई जाए मैथ में। ये सब सारी चीजें सीख कर वहां से हम आगे तो बड़े धीरे। तो जैसे नया जो बच्चा भी मान लो कोई तैयारी स्टार्ट कर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, मैथ के लिए क्या गाइड? अगर वो कहीं भी कोचिंग पढ़ रहा है पहले तो वहां से पहले अपना कॉन्सेप्ट सीखे, और हर चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट जब सीखता है तो एक चैप्टर का जैसे ही खत्म हो कॉन्सेप्ट, उसके बाद रिवाइज करे कॉन्सेप्ट को, उसका तुरंत वो लास्ट ईयर लगाए उसी चैप्टर का, मार्केट में पहले लास्ट ईयर को। इसी तरह से वो हर चैप्टर के लिए करे, पहले कॉन्सेप्ट सीखे, रिवाइज करे, और फिर चैप्टर वाइज जो लास्ट ईयर था उसको लगाए। अंततः इसे पूरे चैप्टर का जब खत्म हो जाए उसके बाद वो मॉक टेस्ट लगाना शुरू करे, ताकि स्पीड है। कंसेप्ट सीखना और मैथ में स्पीड लाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप शुरू में पहले कंसेप्ट सीखते हो, कैसे लगाना है, क्या इसके बैकग्राउंड में चल रहा है, जो लगा है। उसके बाद आप जब सारी चीज खत्म कर लेते हो, तब जब मॉक टेस्ट में आते हैं आप, वहां से आप स्पीड लाना सीखते हैं। मैथ में स्पीड अब बहुत बड़ा रोल हो गया है। पहले एसएससी में स्पीड मतलब मैथ की चीजें वैसे नहीं थी कि स्पीड की जरूरत होती पड़े। अब यद्यपि कैलकुलेशन बढ़ गया है और ये सारी चीजें होने से स्पीड की ज्यादा डिमांड हो गई है। और अब तो 60 मिनट में 60 क्वेश्चन हो गया है नए वाले पैटर्न, यहाँ भी स्पीड की जरूरत पड़ती है। तो अंततः आपको मॉक टेस्ट पर भी भरोसा करना पड़ेगा, खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ एक तैराकी की तरह है सर, आप इसको केवल कंसेप्ट सीख कर नहीं कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तैराकी में आपको खुद से उतरना पड़ता है नदी में, पानी में, उसी तरह से इसमें मैथ आपको खुद लगाना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आप केवल यूट्यूब पर वीडियो या किसी का सर का कॉन्सेप्ट देख के, वीडियो देख के आप लगाएं और स्पीड आ जाए, आपको कंसेप्ट आ जाए। इसके लिए आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अरे जितना ज्यादा आप पहले तो कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी के साथ वन बाय वन आप करते चलिए, फिर लास्ट में आप अपने खुद का एक कॉन्सेप्ट डेवलप करिए कि कैसे हम चीजों करें। वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश, प्रैक्टिस करिए, तेजी से करिए, और प्रैक्टिस आप करिए और मॉक टेस्ट लगाइए। तो अच्छा, रीजनिंग के लिए क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? रीजनिंग सर हम कहीं पढ़े नहीं थे, कोचिंग वोचिंग कहीं भी नहीं। हम मॉक टेस्ट में जो रीजनिंग आती थी, प्री के मॉक टेस्ट आते थे, तो उनको 50 प्लस सोचते थे कि मॉक टेस्ट लगा के प्री से पहले हम सोचते थे 50 प्लस मॉक हो जाए। तो उसी प्रैक्टिस से, और कुछ लास्ट ईयर कुछ चैप्टर जो ठीक ठाक है, जैसे कि सीरीज वाले चैप्टर, अल्फाबेटिकल सेक्शन, ऐसे कुछ चैप्टर जो हमें थोड़ा सा ट्रिकी लग रहे थे, उसके लास्ट ईयर से पढ़ के और मॉक टेस्ट से पढ़ के वहीं से रिवाइज करके रीजनिंग अपना अच्छे कर। अच्छा, एक आशुतोष, बहुत बड़ी समस्या बच्चों के एसएससी के जो स्टूडेंट जीएस को लेकर रहते हैं, जीएस का इंपॉर्टेंस भी काफी बढ़ गया है। तो आपने क्या किया जीएस के लिए, कैसे तैयारी की? जीके का सर वही है, इसमें भी आपको चैप्टर वाइज पहले सीखना है। जैसे कहीं से आप टीचर से पढ़े, यूट्यूब से पढ़े, कहीं से पढ़े, आप चैप्टर वाइज सीखिए, साथ साथ लास्ट ईयर लेकर ही चलिए, ताकि आपको ये पता चले कि ये एसएससी कैसे प्रश्न पूछता है जीके में। नहीं तो आप अगर केवल कंसेप्ट पढ़ के जाएंगे तो आपको लगेगा कि आउट ऑफ बॉक्स सब कुछ पूछा गया है, लेकिन वो होते हैं लास्ट ईयर वाली चीजें। तो आपको लास्ट ईयर इसमें भरोसा करना पड़ेगा, और साथ साथ ये देखना पड़ेगा किस सेक्शन से कितना पूछा जा रहा है। सबसे पहले जीके का सिलेबस बहुत ब्रॉड है, तो बच्चों को ये देखना चाहिए कि किस सेक्शन से कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। जैसे कि करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक जीके के इसमें नृत्य हो गया, ट्राइबल हो गया, और ये सब डांस वगैरह, वादक यंत्र, ये सब स्टैटिक से ही 5-6 क्वेश्चन आते हैं, साइंस से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब आपको सेक्शन वाइज समझना पड़ेगा कि किसने कितने आते हैं, और उसमें भी देखना पड़ेगा किस चैप्टर से ज्यादा आते हैं, किस चैप्टर से कम आते हैं। जैसे जियोग्राफी का सिलेबस बहुत बड़ा है, उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि किस सेक्शन से आपको ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, पूछे आ रहे हैं, और किससे कम पूछे आ रहे हैं, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसमें जैसे हम जैसे कि बायोलॉजी शुरू करते हैं, उसमें मान लीजिए हम सेल पढ़े, चैप्टर सेल पढ़े, सेल पढ़ने के बाद जब कंसेप्ट ठीक हो गया तो हम सेल लास्ट ईयर से मिलाए, लास्ट ईयर देखिए सेल से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उसका दोनों का नोट्स बनाएं और उसको रिवाइज करते हैं, मल्टीपल टाइम रिवाइज करें ताकि आप भूले भी। और ऐसा नोट्स बनाएं ताकि जो एग्जाम में के अंत में जाकर रिवाइज करना आसान हो। ये ना हो कि आपका
रिवीजन नोट इतना मोटा है कि आप अंत में रिवाइज ना कर पाए। अच्छा हाँ, स्टार्ट एक बात मैं यहाँ पे आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा बीच में, क्योंकि जिसे अक्सर हमने देखा है कि स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है, चूंकि बहुत सारा मैटर है, बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, कोचिंग संस्थान है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो बच्चे क्या करता है कि जैसे कभी किसी का पढ़ा कभी किसी का पढ़ा, तो जो चीजें हैं अलग अलग बिखरी रहती है। तो आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई चीजों को नोट्स करके रखने के, नोट्स के लिए? हमेशा बच्चों को ये ध्यान देना चाहिए कि रिवीजन के लिए आप जब भी नोट बनाए तो वो एग्जाम ओरिएंटेड हो। दूसरी बात कि वो कम समय में रिवाइज हो जाए। ऐसा ना हो कि आपका नोट्स इतना मोटा बन जाए कि आप अंतिम के दिनों में ना रिवाइज कर पाए। आपको नोट्स ऐसा ही बनाना है कि 20 से 25 दिन में आप उसको रिवाइज कर पाए, और उससे पहले ही सारी चीजें खत्म हो गई हो आपकी। जैसे कि आप मान लीजिए अभी एग्जाम शुरू होने वाला, सीजीएल भी होने वाला है आज से लगभग 1 महीने, तो पहले से हमें स्ट्रेटजी बनाकर चलनी चाहिए थी कि हाँ तब तक हम 1 महीने पहले तक सारी चीजें खत्म कर लेंगे, और ऐसा हमारा नोट्स रहेगा जिससे हम 25 दिन 20 दिन में रिवाइज कर लें, मल्टीपल टाइम, 1 बार 2 बार रिवाइज कर लें। उस हिसाब से हमें नोट बनाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप नोट्स इतने बड़े बना दें कि आप अंत में रिवाइज ना कर पाए, वो भी छोड़ दें और जाकर क्वेश्चन गलती कर दें। मतलब एक बेसिक रेफरेंस आप रखिए, बाकी पढ़िए चाहे जहां से, उसी में नोट करते हाँ, रहिए, उसी को लास्ट ईयर आई। और दूसरी बात की वो आप देखते रहिए कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट करना है। जैसे कुछ चीजें होती हैं आदमी रिवाइज कर लेता है, नहीं भूलता है, उसको बाहर निकालिए। कुछ चीजें होती है जिसको रिवाइज कई बार करना पड़ता है, उसको साइड रखिए, क्या इसको हम कई बार रिवाइज करेंगे, इसको एक ही बार में हम समझ जाएंगे और रिवाइज हो जाएगा, उसको अलग रखिए। तो ये सब भी ताकि आप छोटा कर पाए। जैसे वोकैब भी बहुत लंबा है सब, तो वोकैब में आप देखिए कि कौन कौन वोकैब हमें एकदम ऐसे याद हो गए कि हम नहीं भूल पाएंगे, उसको अलग कर दीजिए, उसको कम रिवाइज करना पड़े। जो वोकैब आपको लग रहा है कंफ्यूजिंग है या फिर हमें ज्यादा इसको रिवाइज करना पड़ा है, कठिन है, हमें याद नहीं हो पा रहा है, उसको दूसरे साइड रखिए ताकि हम एग्जाम के अंतिम दिनों में इन्हें पढ़ पाए। ऐसे ही सभी चीजों में करना है। अच्छा ये बताइए कि जैसे मॉक टेस्ट का कितना, मतलब किस तरीके से देखते हो आप, कितना इंपॉर्टेंस? मॉक टेस्ट का सर एसएससी जैसे एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप केवल कंटेंट पढ़ के, केवल कंसेप्ट पढ़ के किसी कोचिंग का या कहीं का आप एसएससी निकालना के लिए कठिन हो जाएगा, आपको मॉक टेस्ट लगाना ही पड़ेगा। से मेरा गोल पहले से रहता था कि प्री से पहले मैं 50 कम से 50 मॉक टेस्ट लगा कर ही जाऊंगा, कम से कम ही बता रहे हैं। और ऐसे मेंस के लिए रहता था कि हम मेंस जैसे प्री बीता मैं मॉक मेंस के लगाना शुरू कर दूंगा। हाँ, इसमें ये है कि आप कई जगह का मॉक लगाइए, जैसे कि मैं लगाता था ओली बोर्ड का मॉक, टेक्स्ट बुक का मॉक और एक सुपर मॉक लगाता था। 3 मॉक पे मैं भरोसा करता था। और लास्ट ईयर वाले जो अच्छे पेपर रहते थे, जैसे कि सीजीएल जो पहले के हो चुके हैं, उसमें से मैं छांट रहा था कि कौन 10 कठिन शिफ्ट में, जैसे कि सीजीएल इस बार हुआ है 40 शिफ्ट में, उसमें से 10 कठिन शिफ्ट छांट लेता था, उसको मैं दोबारा लगाता था प्री होने से पहले। इस तरह से मेंस के भी जो अच्छे पेपर, 2018 का पेपर कैलकुलेटिव है मेंस का, 2019 का, 2017 का पेपर इंग्लिश का बहुत बढ़िया बनाया गया है, 14 पेपर इंग्लिश का मेंस का अच्छा बनाया गया है। इस तरह से चीजों को मैं छांट लेता था ताकि ये मैं एग्जाम देने से पहले लगा के जाऊं मॉक के रूप में, तो वो से मैं मॉक लगा के जाता। तो मॉक का बहुत इंपॉर्टेंट है सर इसमें। और तो जैसा कि देखिए आप लोगों ने देखा कि आशुतोष का कहना है कि मॉक लास्ट टाइम में आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार पहले आप अपनी तैयारी कंप्लीट करिए, लेकिन एग्जाम से पहले चाहे प्री हो या टियर 1 हो या टियर 2 को, दोनों के लिए जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने आप मॉक की प्रैक्टिस लगाने की कोशिश करिए। लगभग आपने कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे? प्री के लिए बता रहे हैं कम से कम 50 मॉक हम देकर जाते थे, और मेंस के लिए हमारा कम से कम ये था कि 30 प्लस ही मॉक देकर जाएं, क्योंकि पहले 2-2 घंटे वाले सिखाते थे। मैथ 2 घंटे का होता था और इंग्लिश भी 2 घंटे का, तो उसमें 30-30 सोचते थे कि दोनों सेक्शन का ला के हम जाए। और इस बार वाला मॉक में तो हम 50 प्लस मॉक लगा जाएगा, जिसमें दोनों एक ही सेक्शन था, उसमें 50 नए वाले पैटर्न में 50 मेंस के लिए भी लगा कर गए थे। और मॉक में उसका भी एनालिसिस तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये नहीं है कि आप मॉक लगाए उसको छोड़कर आगे बढ़ के अगला मॉक लगा रहे हैं, आप उसका एनालिसिस भी अच्छे से करना स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप मॉक लगा रहे हैं तो देखिए कि हमसे कहाँ गलतियां हो रही है। जैसे मैथ की बात कर रहे हैं, गलती कहाँ हो रही है, किस क्वेश्चन में हम ज्यादा समय ले रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में, उसको भी नोट करिए, उसको ध्यान में रखिए, अगली बार उसको सुधार के आइए अगले मॉक के लिए। इंग्लिश में देखिए कि हमारा कौन सा ग्रामर का सेक्शन या वोकैब का सेक्शन, रीडिंग हमें खराब है, प्रोस्टेट हम कहाँ गलती कर रहे हैं, वोकैबुलरी में गलती कर रहे हैं, कांसेप्ट में गलती कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप सुधारिए उनको। मतलब इसके लिए एनालिसिस आपको मॉक का अच्छा से करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप मॉक लगाए, मॉक खत्म हुआ, अगले दिन दूसरे मॉक पे चले गए। तो रिवीजन और मॉक का रिवीजन भी करना, सिर्फ 5 मार्क्स 6 मार्क्स हो गए, 7 मार्क्स हो गए, तो उनका रिवीजन भी, पिछले 7 मार्क्स हुए हैं उनमें आपने क्या सीखा, क्या गलतियां की थी, ये सब चीजें देखना भी ज्यादा जरूरी है। तो मॉक का एनालिसिस भी सर एक अहम रोल निभाता है। मतलब आप पहले तो अपनी तैयारी को आंकिए,
टेस्ट दीजिए, उसके बाद उसका एनालिसिस करिए कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, उन एरिया पे भी काम करिए और टेस्ट देते रहिए। मतलब टेस्ट एनालिसिस, और जहाँ पे आप लूज कर रहे हैं या जो आपके वीकनेस है उस पे थोड़ा वर्कआउट करिए। एक चीज मैं और ये जानना चाहूंगा कि जैसे तैयारी के दौरान जो संघर्ष का स्ट्रगल रहा, उस फेज में कैसे अपने आप का पेशेंस कैसे बनाए रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर निगेटिविटी आ जाती है या रेगुलर अपनी तैयारी को नहीं कर पाते हैं, तो उन सारी चीजों पे आपके सामने भी वो आई होंगी, तो उसको आपने कैसे टैकल किया? ये सर हमें लगता है कि हर स्टूडेंट के लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब उसे लगता है कि शायद मुझसे ये नहीं होता, ये एग्जाम या फिर ये काम या ये पढ़ाई मुझसे नहीं हो पाएगी। और ऐसा सब हमें लगता है कि हमारे भी जीवन में कई बार आया। तो उसके लिए हमारे पास गाइडेंस थी, आप थे, भाई साहब थे, तो हम इन लोगों से बात करते थे क्या हमसे नहीं हो पाएगा, सच में हम इतने कमजोर हैं या फिर ऐसे। और लगातार हम पढ़ाई में फिर भी बने रहते थे डिसिप्लिन के साथ। ये था कि हम डिसिप्लिन से हमेशा लगातार पढ़ाई में बने रहते थे, इसलिए ये चीजों को हम टैकल कर पाए। और गाइडेंस इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सर, आपके साथ कोई हो जो आपको बताए कि हाँ ऐसी चीजें आपको करनी है। आप जब परेशान हो तो उससे बात कर पाए, आपको ऐसा कोई साथी हो तैयारी में, आपके गुरुजी हो सकते हैं, आपके भाई साहब या फिर और भी कोई सिलेक्टेड बंदा, जो भी आपके लाइफ में एक होता है जो आपको समझाता है ऐसी चीजें कि हाँ आपको हार नहीं मानना है, आपको मेहनत करते रहना है। ऐसी चीजें हर स्टूडेंट के लाइफ में आती है और आपको उसको फेस करना ही पड़ेगा और उससे आगे निकलना ही पड़ेगा। तो बस मेहनत करते रहिए और डिसिप्लिन के साथ आप डिसिप्लिन बनाए रखिए, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। होती है ऐसी चीजें कि नर्वस होंगे आप, हो सके आपको लगे कि शायद हमसे ना निकल पाए, लेकिन वो फिर भी बीत जाता है। तैयारी के साथ आपकी तैयारी जब अच्छी हो जाएगी, मॉक में अच्छे नंबर आने लेंगे, आप एग्जाम में जाएंगे, आपको लगे कि हम बेहतर कर रहे हैं पहले से, तो वो चीजें भी ठीक हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज और, जैसे कई बार स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि तैयारी प्रिपरेशन वो कर रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम में जैसे एग्जाम पास में आता है उनको ऐसा लगने लगता है कि जैसे इस बार हमारा नहीं हो पाएगा या हमारी प्रिपरेशन ऐसी नहीं है। तो ऐसा आपके साथ भी हुआ? ऐसा लगता था, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को समझने वाली बात है कि हमेशा ये सोच के चलना है कि ये मेरा आखिरी हो, इस बार हमें अच्छा ऐसे मेहनत करना है कि ये नहीं सोचना है कि अगली बार हम देंगे या फिर इस बार नहीं हो पाएगा हमारा, छोड़ो ये पढ़ाई छोड़ते हैं और अगली बार देंगे। आपको उसके बदले ये सोचना है कि इस बार हमें निकालना ही निकालना है। आपको पढ़ाई और इंटेंस कर देनी है, आपको पढ़ाई बढ़ा देनी है, एग्जाम आते आते मॉक टेस्ट बढ़ा देने हैं, रिवीजन बढ़ा देना है, आपको और मोटिवेट करके आपको डिसिप्लिन रख के पढ़ाई बढ़ा देनी है। हाँ, डर लगता है ऐसा कि शायद ये नहीं होगा, ऐसी चीजें आती है, नर्वसनेस सब में आती है, लेकिन वो छोड़ना नहीं है आपको। ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ दिए कर दिए कि इस बार नहीं होगा अब अगले बार से तैयारी करेंगे, ये कभी नहीं करना है। नहीं तो ये चीजें हर बार आपको आती रहेगी। आप हो सकता है अगले एग्जाम में जाएंगे उसमें भी आपको ऐसा लगे कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, फिर उसको भी छोड़े, तो ये चीजें सही नहीं है। आप डिसिप्लिन से पढ़ाई करते रहिए, मॉक लगाइए, एग्जाम जब आप पास आए तो आप मॉक और रिवीजन पे ज्यादा भरोसा करिए। नई चीजें थोड़ा सा आप पढ़ने से अवॉइड करिए। अगर आपको 20 दिन 25 दिन से एग्जाम है तो नई चीजें छोड़िए, जहाँ जो पहले पढ़े हैं वो रिवाइज करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, जो गलतियां आ रही उन्हें सुधारिए और दृढ़ता के साथ बने रहिए, खुद पे भरोसा रखिए कि हाँ हो जाएगा। ये सर हाँ, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लास्ट के टाइम में आप बहुत ज्यादा रिजल्ट के बारे में, परिणाम के बारे में सोचिए, बल्कि अपने काम के बारे में सोचिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ उस पर ज्यादा से ज्यादा काम करिए और अपना टेस्ट दीजिए, एनालिसिस करिए। परिणाम को छोड़ दीजिए, परिणाम तो देखिए जो होना है वो ऊपर वाले के हाथ में, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। हमारे आपके हाथ में जो है उसको फोकस करें, उस पर मेहनत करें, 100% दे अपना, यही हमारे हाथ में। अच्छा, और ये रैंक का कितना हमारा इंपॉर्टेंस है, जैसे सीजीएल का है या सीएचएसएल का है? रैंक सर और नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि आपको बस सीजीएल में एक पद चाहिए, आपको शुरू से ये समझना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है पोस्ट को लेकर। जैसे कि कुछ लड़के होते हैं कि उन्हें बड़ी पोस्ट चाहिए, हाँ एमईए चाहिए, तो उसके लिए शुरू से आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि हाँ हम बेहतर रैंक लाएं ताकि हमें एमईए मिले। उस तरह से कुछ लड़कों को आता है कि हमें एक्साइज चाहिए, वर्दी वाली पोस्ट चाहिए और वो भी इधर ही चाहिए नॉर्थ में, तो इसके लिए भी आपको रैंक लाना ही पड़ेगा, बढ़िया नंबर लाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको शुरू से प्रिपरेशन से करनी पड़ेगी कि हाँ हम ज्यादा नंबर लाएं और ज्यादा अच्छी पोस्ट पा सके। ऐसा नहीं है कि आप किसी न किसी तरह से सीजीएल नीचे से निकाल रहे हैं तो आपको अच्छा फील ही नहीं है। जैसे कि आजकल सीजीएल में पोस्ट जुड़ गई पीएस से, वही इस बार बीत जाती, लेकिन वो पद सीएचएसएल वाले हैं, उसका काम भी ज्यादा लोडिंग है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है। यहाँ पे थोड़ा जानकारी देना चाहूंगा क्योंकि वो विभाग से रिलेटेड मैटर है। जैसे पीएसए का पद पहले सीएचएसएल में था, अभी सीजीएल में जोड़ दिया गया है। अब आप सोचिए एग्जाम सीजीएल का ही हो रहा है, उसी सीजीएल में पोस्टल इंस्पेक्टर का भी पद है और उसी सीजीएल में पीएसए का भी पद है। पीएसए माने पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, माने एज ए क्लर्क हुआ पोस्टल डिपार्टमेंट में। तो अगर आप
सीजीएल में थोड़ा मार्क्स आपके कम आते हैं तो आपको मान लीजिए पीए या एसए मिला, और थोड़ा सा मार्क्स आपके अच्छे आ गए तो आपको पोस्टल इंस्पेक्टर मिला। तो देखिए दो डिफरेंस आएगा। पहला तो पे में डिफरेंस आ जाएगा, आप यहाँ पर ग्रुप सी में आप आ जाएंगे पीएसए में, वेतन आपका 2400 ग्रेड पे के आधार पे बनेगा, लगभग 40 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। और अगर आप पोस्टल इंस्पेक्टर निकालते हैं तो आप ग्रुप बी नॉन गस्टेड में आएंगे, और दूसरी बात आपका सैलरी भी लगभग 60 के प्लस जाएगा। एक तो डिफरेंस ये है, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस जब आप जॉब में जाएंगे तो जॉब प्रोफाइल अलग है। इंस्पेक्टर कहीं कहीं एक ऑफिसर रैंक की पोस्ट है, और पीएसए कहीं कहीं एक क्लर्क की पोस्ट है। तीसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि अगर आप डिपार्टमेंट में आ गए और पीए से आप इंस्पेक्टर बनना चाह रहे हैं तो उसका भी ऑप्शन है, डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं। लेकिन आप सोचिए कि पीए से और पोस्टल इंस्पेक्टर बनने में 8 साल की सर्विस आपको जरूरी होगी, माने 8, अभी तो 5 साल था, 8 कर दिया गया है। तो मतलब 8 साल जब आप पीए की नौकरी कर लेंगे उसके बाद आप एलिजिबल होंगे पोस्टल इंस्पेक्टर का एग्जाम देने के लिए। तो आप सोचिए कि एक एग्जाम में थोड़ा सा चूक करने के कारण आप 8 साल पीछे चले जाते हैं, इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए इस पर जरूर काम करिए कि थोड़ा मार्क्स आपके बेहतर है। बाकी जो रिजल्ट परिणाम है वो तो ऊपर वाले के हाथ में, उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन देखिए अपनी तरफ से जो हम मेहनत कर सकते हैं उसमें हमें पूरा काम करने की आवश्यकता है। हाँ, ये स्टूडेंट को पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए कि उसके हिसाब से कौन सा पद उसे ज्यादा बेहतर लग रहा है। शुरू से ही ये मोटिवेशन का भी काम करता है सर, कि हाँ आपको अगर ये पद नहीं, आपको इनकम टैक्स देना है तो आपको अंदर में जो फील आता रहेगा, और मोटिवेट रहेंगे कि हमें इनकम टैक्स देना है तो हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, उसके लिए हमें और मेहनत करना है, उसे लेना है। जैसे हमारा डीए का था, हमारे पहले से था कि डीए में डे 1 से तय करते हैं डीए लेना है ताकि हम आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सके। तो इस तरह से जो भी स्टूडेंट है वो जब आ रहा है, तैयारी कर रहा है, तभी वो ये देख के, लोगों से पूछ के, समझ के, जो सिलेक्टेड है उनसे पूछ के, हर पोस्ट का एनालिसिस करके समझे और अपना एक पद चयन करे कि हाँ हमें इस पद पे काम करना है, इस पद पे काम करना है, ताकि वो उसका मोटिवेशन भी बना रहे और उसके हिसाब से वो पढ़ाई भी कर सके। अच्छा, ये आपका मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सीजीएल में हुआ है, इसके पहले एक दो बार आपको असफलता का भी सामना करना पड़ा है सर। सफलता भी हमें भी हुई है, जैसे कि 2019 का हम सीजीएल पहली बार दिए थे, तो उसमें हमारा प्री में नंबर सब ठीक था, तो 70 नंबर थे हमारे प्री में। उसी के 2-3-4 दिन बाद हमें घर जाना पड़ गया और कोरोना आ गया, बीच में लॉकडाउन लग गया, तो उसकी वजह से हम मेंस के लिए पढ़ाई नहीं कर पाए, घर पे रह के घूमना उमना हो जाता था और वैसे पढ़ाई कर ही नहीं पाए। तो मेंस हमारा बहुत ज्यादा खराब हो गया और फाइनली हमारा सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ, तो बहुत हम नर्वस हो गए कि हाँ कैसे ये सब हो गया। और कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से हम सीजीएल 20 का एग्जाम भी नहीं दे पाए, तो हमें लगने लगा कि शायद अब हम पढ़ ही ना पाए और शायद निकल ही ना पाए। लेकिन फिर किस तरह से चीजों को जुटाकर और हिम्मत जुटाकर फिर से इसके लिए हम शुरू से ही लग गए। तो 21 प्री से पहले से हम लगे और पूरा मेंस तक लगातार लगे ही रहे, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाए, अपना 100% दिए और तब जाकर 21 वाला एग्जाम ठीक हुआ और निकला। अच्छा, आशुतोष साहब से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हर चीजों का, अच्छी चीजों का एक अंत होता है, हमें भी अपने सेशन को कहीं कहीं अंत करना पड़ेगा। तो सबसे लास्ट में मैं ये चाहूंगा कि क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो साथी हमारे भी तैयारी में लगे हुए सीजीएल या सीएचएसएल की? कोई भी जो एसएससी एग्जाम या सीजीएल या सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है वो ये ध्यान दे कि आपको शुरू से ही अपना फुल पोटेंशियल के साथ तैयारी करनी है, आपको 100% देना है, मोटिवेटेड रहना है, डिसिप्लिन खास करके मेंटेन रखना है आपको कि हाँ हमें इतना पढ़ना है तो पढ़ना है, आपको टारगेट बना के पढ़ाई करना है। दूसरी बात की अच्छी जगह से पढ़ना है, ये नहीं कि कहीं से आप पढ़ रहे हैं तो वो आपको अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका गोल अलग है, ये भी ध्यान देना है। अच्छे टीचर से पढ़िए, अच्छे गाइडेंस से पढ़िए, साथ साथ आप ये भी देखते रहिए कि आपका जो पढ़ाई है वो ओरिएंटेड है ना एग्जाम के लिए। ऐसा ना हो कि आप ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं, ऐसे तरीके से पढ़ रहे हैं कि आपका नंबर नहीं पढ़ रहे हैं, जबकि एग्जाम में उतनी जितना आप पढ़ रहे हैं उतना दे नहीं पा रहे, निकाल नहीं पा रहे। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रख के आगे बढ़नी पड़ेगी। तो मेहनत आप करते रहिए, साथ साथ अच्छे गाइडेंस में रहिए, अच्छी कोचिंग में पढ़िए। जैसे हम विशाल सर के यहाँ और हमारे और भी सीनियर जो भाई थे उनसे हम सिलेक्शन, उनका सिलेक्शन में हमारे सिलेक्शन उनका बहुत जरूरत था, वो अच्छी गाइडेंस दी हमें, तब हम जाकर। और जबकि हम देखते हैं दूसरे लड़कों को गाइडेंस की कमी है तो वो इधर उधर की तैयारी करने लगते हैं या फिर तैयारी मेहनत वो ज्यादा करते हैं, लेकिन वो सही तरीके से न करने का उनका एग्जाम में सफल नहीं हो पाते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि और पढ़ना नहीं है कि आप उठाकर कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो, आपको अच्छे से अच्छे दिशा में पढ़ते जाना है और अपना फुल पोटेंशियल से तैयारी करिए, लापरवाही न करते हुए 100% दीजिए, आप सफलता जरूर आपको मिलेगी। आप भी यहाँ एक बार इंटरव्यू दे रहे हैं सर के साथ। तो असल बहुत अच्छा लगा बात करके। देखिए हमारा यही प्रयास है कि जो सिलेक्ट स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप बात करके आप समझ पाए कि वास्तव में
जिन्होंने सफलता अर्जित की है वो कोई बहुत किसी अलग ग्रह से नहीं आए हैं, वो भी हमारे आपके बीच के हैं। उनके साथ भी वही परेशानियां हैं, चाहे वो पारिवारिक समस्याएं हो या उनका एजुकेशन से संबंधित समस्याएं हो या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट उनका वीक रहा हो, वो सारी समस्याओं को झेलते हुए भी उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय, अपने संकल्प, अपनी कंसिस्टेंसी और अपने मेहनत के दम पे सफलता हासिल की है। और ये हमारा विश्वास है कि अगर आशुतोष कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, तो आप भी जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं सेशन समाप्त करता हूं। फिर मुलाकात होगी किसी और इंटरव्यू में किसी नए व्यक्ति के साथ। थैंक यू।